हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस तीनों ही सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी। ये पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू सीरीज़ का डे 2 है। उससे पहले अगर आपने डे 1 की वीडियो नहीं देखी है तो देख लो। तो ये 2026 में जो अपीयर होना चाहते हैं, सीयूईटी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए है। प्लस जो बोर्ड्स के भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी ये एमसीक्यू आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे आपको, और बोर्ड्स में भी हेल्प करेंगे, और सीयूईटी में तो करेंगे ही करेंगे। सीयूईटी के पीवाईक्यूज़ हैं प्लस एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अगर आप इन्हें सॉल्व करते हैं तो आप अभी देख पाएंगे कि आप कितना प्रोडक्टिव अपने चैप्टर्स में से निकाल पा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। ये पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों ही हैं, तो इनको स्टार्ट करते हैं हम। अगर आपने ये डेलीज होगी, एंड ऑफ द डे तक ये मैं एमसीक्यू आपको सॉल्व करवाऊंगी, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हिंदी मीडियम में कंटेंट कम होता है, इसीलिए आप यहाँ से देख सकते हैं और अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सोवियत संघ यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर हस्तक्षेप कब किया? यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर हस्तक्षेप कब किया, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कब किया था? ऑप्शन ए है 1979, ऑप्शन बी है 1940, ऑप्शन सी है 1960, ऑप्शन डी है 1929। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए, 1979। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 19। देखो, जब यूएसएसआर ने क्या किया था, अफगानिस्तान पर हस्तक्षेप किया था, मतलब हस्तक्षेप किया था, वहाँ पे गया था, युद्ध के ऐसे लड़ने के लिए गया था अफगानिस्तान पे। पहले एक तो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, यहाँ पे समाजवाद से चलता था यूएसएसआर, और यूएसए था पूंजीवादी, ठीक है। अब इनमें दोनों में हथियारों की होड़ लगी थी, ठीक है। यूएसएसआर अब पहले जो इसने समाजवादी व्यवस्था शुरू की थी कि नागरिकों को पूरा अच्छा जीवन दिया था, जो शुरुआत में यूएसएसआर ने, वो कहीं ना कहीं अब फेल हो रहा था यूएसएसआर, क्योंकि यूएसए जो पूंजीवादी था वो अर्थव्यवस्था में काफ़ी ग्रो करते जा रहा था, ठीक है। वहीं पे ये समाजवादी व्यवस्था गिरती जा रही थी वैसे ही। बट एक और इसने स्टेप ले लिया, क्या? अफगानिस्तान पर हस्तक्षेप किया इसने, यूएसएसआर ने। उसके वजह से इसकी अर्थव्यवस्था में और गिरावट आई, ठीक है। इसकी अर्थव्यवस्था और गिर गई और लोगों का वहाँ पे जीवन और भी मुश्किल हो गया, ठीक है, जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर हस्तक्षेप किया था। तो कब किया था? 1979 में। इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पीवाईक्यू आएगा मैं बता दूंगी, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीवाईक्यू जहाँ आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया। इम्पॉर्टेंट है, डेट पूछ लेता है कभी कभी, कब किया। यह परीक्षण किस स्थान पे किया? इस क्वेश्चन में जगह पूछ रहा है, कहाँ पे किया था। ऑप्शन ए है बिहार, बी है राजस्थान, सी गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पे किया था? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की कौन सी जगह पे? पोखरण में, ठीक है, पोखरण। राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, और इसका कूट नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा नाम था इसका कूट नाम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है। पीवाईक्यू में इसकी डेट पूछी थी कि कब हुआ था, मैंने यहाँ पे इसकी जगह क्वेश्चन पूछ ली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू करने का यही मतलब है, अगर आपसे पिछली बार डेट पूछा है तो इस बार जगह पूछ लेगा। रिपीटेड क्वेश्चन क्यों होता है? रिपीटेड क्वेश्चन उसी टॉपिक से होते हैं, बस थोड़ा सा टॉपिक को घुमा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? पहले महासचिव पूछ रहा है, यूएनओ के कौन थे, ठीक है। ऑप्शन ए ट्रैगपेली, ऑप्शन बी है यूथांड, ऑप्शन सी है डैग हैमरशोल्ड, डी है बुतरस घाली। तो कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ट्रैगपेली इसके पहले थे।
महासचिव, दूसरे कौन थे, डैग हैमरशोल्ड, और वो जो एशिया से थे वो थे यूथांड। पहले ऐसे महासचिव जो एशिया से थे वो थे यूथांड। ठीक है, ये पूछ लेता है, तीनों क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो पहला पूछ लेगा महासचिव पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, और वो ये म्यांमार से, ठीक है, एशिया से थे लेकिन कहाँ से थे, म्यांमार से थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले महासचिव पूछ रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र संगठन मानव अधिकारों की वकालत करता है। मानव अधिकारों की वकालत करने वाला स्वतंत्र नहीं, स्वयंसेवी होना चाहिए। स्वयंसेवी संगठन कौन सा है एक जो मानव अधिकारों की वकालत करता है? तो ऑप्शन ए है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी है सचिवालय, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन बी है विश्व बैंक। यहाँ सचिवालय होना चाहिए था। यहाँ पे देखो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। आपको पहले जब डे 1 की करवाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा ही चेंज था। ठीक है, इसमें अलग तरीके से पूछा है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो एक स्वयंसेवी संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, और ये मानव अधिकारों पे काम करता है। ठीक है, तो कौन सा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। और इसकी जगह एक और भी है, एक तो ये है, पहला ये है, दूसरा कौन सा है, ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन राइट्स वॉच। ये दोनों ही मानव अधिकारों के लिए काम करते हैं। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संघर्ष में साझा संपदा का अर्थ होता है। क्या पूछ रहा है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों में साझा संघर्ष में साझा संपदा का अर्थ होता है। साझा संपदा किसे कहते हैं, ये पूछ रहा है ये। ठीक है, ऑप्शन क्या है, किसी एक व्यक्ति की संपदा, बी है संसाधनों पर सभी व्यक्तियों का समान हक, सी है 3 या 4 समुदायों का हक किसी भी रिसोर्सेज पे, संसाधन पर, या संसाधनों पर सरकार का हक। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसाधनों पर सभी व्यक्तियों का हक ही क्या कहलाता है, साझा संपदा या साझे संसाधन या रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोवियत संघ की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इंपॉर्टेंट, यहाँ गलत पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा। ठीक है, गलत कथन बताना है। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी योजना विचारधारा थी। ठीक है, हाँ, यूएसएसआर में तो समाजवादी ही थी, समाजवाद को ही फॉलो करते थे। जनता को आर्थिक आज़ादी थी। सी है उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था, ये भी ठीक है। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियंत्रण राज्य करता था, ये भी सही है। जो भी चाहे रिसोर्सेज हो वहाँ पे, चाहे इकोनॉमी हो, सब किसके हाथ में थी, राज्य के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में थी। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा जनता को आर्थिक आज़ादी थी। नहीं, जब क्वेश्चन नंबर डी बोला है आर्थिक जो पहलू था उसका नियंत्रण राज्य करता था, तो जनता को आर्थिक आज़ादी कहाँ से होगी। समाजवादी व्यवस्था में जो सब कुछ होता है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से लोगों को बांटती है, एलोकेट करती है, ठीक है, चीज़ों को। तो सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी थी उसमें गलत बताना है। तो ये देखो, वहाँ समाजवादी व्यवस्था थी, ये भी ठीक है क्वेश्चन, ये भी ठीक बोल रहे हैं। उत्पादनों पर राज्य का स्वामित्व था, ये भी ठीक बोला है। अर्थव्यवस्था पे भी राज्य का स्वामित्व था, ये भी ठीक बोला है। तो गलत क्या है इसमें, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोपीय संघ का झंडा जो एकता का प्रतीक है उसमें कितने सितारे बने हैं। यूरोपीय संघ के जो झंडा है उसमें 12 सितारे बने हुए हैं, पहले आपको ये याद रखना है। वो एकता और समग्रता का प्रतीक है, 12 सितारे। ठीक है, तो क्वेश्चन ही ये पूछ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर ए है 19, बी 13, 16 या 12। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूरोपीय संघ वाले चैप्टर नंबर 2 से है ये, पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 बुक जो है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन बताना है, यूरोपीय संघ के बारे में ही पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सकल घरेलू उत्पाद
1700 अरब डॉलर से अधिक था। हाँ ठीक है, 1700 अरब डॉलर से अधिक इसका सकल घरेलू उत्पाद था। इसकी मुद्रा यूरो थी, बिल्कुल ठीक है। इसकी साझा विदेश और सुरक्षा नीति थी, ये भी ठीक है। इसका अपना संविधान था, नहीं, ये गलत है। इसका अपना संविधान नहीं था, ये अपना संविधान बनाने में सफल नहीं हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन पे आ गए हम। दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देश कौन से हैं? दक्षिण एशिया के में कितने देश आते हैं? पूरे 7 देश आते हैं जो दक्षिण एशिया में गिने जाते हैं। भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। इसमें हम चीन को नहीं गिनते, बट अभी ये 7 देशों में से दक्षिण एशिया के सबसे 2 छोटे देश, पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरे 7 देश बताए हैं, ठीक है, जो पिछले MCQ करवाए थे। दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देश पूछ रहा है इसमें, तो कौन से हैं? दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देश हैं मालदीव और भूटान। ये बहुत छोटे देश हैं दक्षिण एशिया के, बाकी देश इनसे बड़े हैं संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु नदी जल समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ है? सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। किन 2 देशों के बीच हुआ है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन ए बी है भारत और बांग्लादेश, सी भारत नेपाल, डी भारत और चीन। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1960 में हुआ था सिंधु नदी जल समझौता। किस किस के बीच में हुआ था? भारत के और पाकिस्तान के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है इसका, ठीक है, याद रखना है। और ये PYQ है, ठीक है, बहुत बार CUT में प्लस बोर्ड में भी आया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक संपदा नहीं है? वैश्विक संपदा नहीं है। वैश्विक संपदा का मतलब क्या होता है, पहले वो समझो। वैश्विक संपदा होता है पूरे विश्व की संपदा, ठीक है, विश्व की संपदा। ना ही ये किसी एक व्यक्ति की है, ना ही ये किसी एक देश की है, ये पूरे विश्व की संपदा है, ठीक है। जैसे साझा संपदा होती है किसी देश की, वैसे ही विश्व की साझा संपदा में क्या क्या आता है? पृथ्वी का वातावरण, हाँ ये वैश्विक संपदा है। क्या पृथ्वी का वातावरण किसी एक व्यक्ति का है? नहीं। किसी एक देश का है? नहीं। पृथ्वी तो सबकी है, तो ये वैश्विक संपदा में आता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है कौन सा वैश्विक संपदा में नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? नहीं आता, ये पूछा है। ऑप्शन बी है वन, सी है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भी आता है। अंटार्कटिका में सभी को जाके खोज करने की पूरी अनुमति है। वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक देश का कॉन्टिनेंट नहीं है, ठीक है। बाहरी अंतरिक्ष, ऑफकोर्स बाहरी अंतरिक्ष भी किसी एक का नहीं होगा। मून पे भी कोई जा सकता है, मार्स, बाहरी अंतरिक्ष में भी कोई भी जा सकता है आराम से। तो बाहरी अंतरिक्ष भी किसी एक देश का नहीं होगा, ये साझी संपदा में, वैश्विक संपदा में आता है। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? जो वन है वो साझी संपदा में नहीं आते, ठीक है, वैश्विक संपदा में नहीं आते। क्यों नहीं आते? वन हर एक देश के अलग अलग होते हैं, ठीक है। इंडिया के वन अलग होंगे, ठीक है, चाइना के वन अलग होंगे, अमेरिका के वन अलग होंगे, किसी की कंट्री में ज़्यादा वन होंगे, ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे, किसी के में कम फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। तो अपने अपने हिसाब से इनके अलग अलग फॉरेस्ट हैं। कुछ फॉरेस्ट में कहीं कहीं कुछ इंडिया में भी कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं जहाँ जाने की अनुमति है, कुछ फॉरेस्ट ऐसे हैं जहाँ लोग नहीं जा सकते, ठीक है। तो लोगों के अपने अपने देश के अपने अपने ये फॉरेस्ट होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक संपदा में नहीं आता ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? स्वतंत्रता के ठीक पश्चात, मतलब बाद में, भारत के नियोजन के विकास के लिए निम्नलिखित में से किसको गठित किया गया? नियोजित विकास के लिए किसको गठित किया गया था स्वतंत्रता के बाद? तो योजना आयोग, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए गलत है, निर्वाचन आयोग नहीं, ये तो चुनाव के लिए किया जाता है। भाषा आयोग भी नहीं, जाति आयोग भी नहीं। तो जो योजना आयोग था उसको नियोजित प्लानिंग डेवलपमेंट के साथ की आज़ादी तो मिल गई हमें, अब प्लानिंग के साथ हम डेवलपमेंट करें, विकास करें, ठीक है, एक प्लानिंग के साथ भारत का विकास हो, इसीलिए हमने योजना आयोग को हम लाए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 13 क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित जल संधि समझौता किन
किस नदी से संबंधित है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में कौन सी नदी समझौता हुआ था? तो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। इसके MCQ शायद टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन 1991 में सोवियत संघ में हुए तख्तापलट का विरोध करने में नायक बनकर उभरा? चैप्टर नंबर 1 से ये सोवियत संघ वाले चैप्टर से, कि जब 1991 में तख्तापलट हुआ, कहाँ पे? USSR में तख्तापलट हुआ, तो कौन नायक बनकर उभरा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए है बोरिस येल्त्सिन, बी है मिखाइल गोर्बाचेव, सी है जोसेफ स्टालिन, डी है गोर्बाचेव। दो बार, ठीक है। इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा? ए करेक्ट होगा बिल्कुल इसका, बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन ही नायक बनकर उभरे थे जब 1991 में USSR में तख्तापलट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। ये देखो पहले ये पूरा क्वेश्चन कैसे है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके 50 क्वेश्चन आते हैं CUET में। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तो इसी टाइप के होते हैं, कुछ मैचिंग वाले। इनको करते कैसे हैं इसको ध्यान से देखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और PYQ भी है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है, यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के नाम है, उनको मैच करना है। दक्षिण एशिया का क्षेत्र जिसमें अर्थव्यवस्था को बनाने वाला दक्षिण एशिया का वो देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाया था, तो कौन है? ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा सेकंड, ठीक है। चारों तरफ से धरती से घिरा हुआ देश कौन सा है दक्षिण एशिया में? तो वो है नेपाल। सेना और लोकतंत्र के बीच संघर्ष कहाँ पे होता है? सेना और लोकतंत्र के बीच संघर्ष हमेशा कहाँ होता रहता है? पाकिस्तान में। वहाँ पे ज़्यादातर सेना का दबदबा रहता है। पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट आज़ादी के बाद बनी थी, उनमें से ज़्यादातर गवर्नमेंट किसकी थी? जनरल्स की थी। वो जनरल जो सेना के अधिकारी थे, बहुत बार यहाँ पे तख्ता पलट कर करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, खुद को निर्वाचित घोषित किया है ज़बरदस्ती वाला, ठीक है। तो सेना और लोकतंत्र के बीच संघर्ष कहाँ होता रहता है? पाकिस्तान में। अब इसको करते कैसे हैं? देखो ए है, ए का कौन सा करेक्ट है? ए को किससे मिलाना है? ए को मिलाना है हमें बी से, तो यहाँ पे ए के सामने आ जाएगा सेकेंड। अब बी का किससे मिलाना है? थर्ड से, तो बी के सामने क्या आएगा? थर्ड। सी को किससे मिलाना है? सी को मिलाना है फर्स्ट से, ठीक है। अब वो ऑप्शन चूज कर लो जिसका ये कोड हो, वो ऑप्शन चूज करना है जिसका ये कोड हो। ए का दूसरा देखो किसमें है? इसमें है ए का दूसरा। बी का तीसरा किसमें है? इसमें है। सी का पहला होगा, अच्छा इसमें कोड थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। तो ये तो 3 वैसे भी नहीं होंगे। पहला आंसर ए का दूसरा, इसमें ये देखो, एक सेकंड में ठीक करती हूँ इसको। यहाँ पे होगा, वैसे तो ये करेक्ट है आपका, ठीक है। ये कोड यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था 2, सिर्फ ये मिटा दो, ये 2, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था हमारा थर्ड होने चाहिए थे, यहाँ पे थर्ड होना चाहिए था यहाँ पे, और यहाँ पे फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। अब करेक्ट हो गया बिल्कुल, ठीक है। वैसे ये कोड करेक्ट है, यही कोड आपको यहाँ मिलेगा, उसी कोड पे आपको टिक लगाना, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन अपारंपरिक सुरक्षा के लिए खतरा है? एक होती है पारंपरिक सुरक्षा और एक होती है अपारंपरिक सुरक्षा। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा तो शायद आपको थोड़ी दिक्कत होगी, वरना आप समझ जाएंगे। पारंपरिक सुरक्षा का मतलब होता है वो पुराने तरीके जिनसे किसी देश को खतरा था पहले ज़्यादातर, और अपारंपरिक वो जो नए खतरे जो अभी डेवलप्ड हुए हैं देशों के लिए, जैसे कि आतंकवाद
जो हमारे लिए है वो कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, नया है। ड्रोन से हमले ये भी नया है, ठीक है। और वैश्विक ताप वृद्धि ये भी नहीं है। बट पुराने तरीके कौन से थे जो एक देश के लिए खतरा थे, वो कौन से थे? वो थे तरीके बाहरी आक्रमण। जब कोई देश बाहर से आक्रमण पे, वो तो युद्ध तो बहुत पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, तो जो बाहरी आक्रमण है वो पुराना है, ठीक है। वो पुराना तरीका है कि हमें उससे खतरा है, कोई हमारे देश पे हमला करेगा, हमें उससे खतरा है। ये पुराना तरीका है कि हमें किस चीज़ से खतरा है। नया तरीका क्या है? आतंकवाद। अब हमें आतंकवाद से भी खतरा है, नया खतरा ये आ गया हमारे लिए। फिर हमारे लिए वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे भी हमें खतरा है, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है? अपारंपरिक पूछ रहा है, वो बताओ जो नया है, अपारंपरिक है। तो युद्ध तो पुराना है, पारंपरिक है। धार्मिक होड़ भी पुराने समय से होती है। आंतरिक गड़बड़ी, ठीक है, गृह युद्ध की बात हो रही है इसमें। आंतरिक गड़बड़ी का मतलब होता है गृह युद्ध भी पहले से होते हैं, तो ये भी पारंपरिक में आएगा। बचा कौन? हमारा नया कौन सा है? आतंकवाद। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका सी। जो आतंकवाद है वो हमारे लिए एकदम नया खतरा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आतंकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में परमाणु कार्यक्रम का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया? भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? प्रारंभ किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, पहले क्वेश्चन ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा, बी है अब्दुल कलाम, सी है श्री गोविंद राजन, बी है विक्रम सरदार भाई। तो इसका क्या होगा? यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई होगा पटेल। ओके, तो यहाँ पे कोई मिसमैच हो गया थोड़ा। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? राइट आंसर यहाँ पे देख लो, राइट आंसर तो इसका ए ही है, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा जो थे उन्होंने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की थी सबसे पहले, इसीलिए हमारा पहला परमाणु परीक्षण हुआ, फिर दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ, दोनों ही राजस्थान के पोखरण में हुए, ये आपने पहले देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ है ये, अगेन आता है ज़रूर। चीन ने ओपन डोर खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी चीन ने ओपन डोर खुले द्वार की नीति? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 1978, बिल्कुल सही है। 19 क्वेश्चन देखते हैं हम। 19 क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन आसियान के 3 स्तंभों में शामिल नहीं है? आसियान के 3 स्तंभ हैं। ऑप्शन ए आसियान सुरक्षा समुदाय, ये स्तंभ है उसका। आसियान आर्थिक समुदाय, ये है उसका स्तंभ। आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, ये भी उसका स्तंभ है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है आसियान विकास समुदाय, ऐसा कोई समुदाय नहीं है, इसके 3 ही समुदाय हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाता है, ठीक है। इसमें पूछा है शामिल नहीं है, मतलब जो नहीं है वो पूछा है, तो डी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 20 क्वेश्चन है हमारे टोटल। 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा देश 10 सालों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? कौन सा ऐसा देश है जो 10 सालों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो तजाकिस्तान था वो 10 सालों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा, ठीक है। यहाँ पे बहुत बुरे हालात थे ये, क्योंकि 10 सालों तक गृह युद्ध होता रहा यहाँ पे, ठीक है। गृह युद्ध का मतलब होता है एक देश के भीतर ही आपस में, राज्यों में या समुदाय में युद्ध हो, ठीक है, संघर्ष हो, तो उसे ही गृह युद्ध बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये थे हमारे पूरे 20 क्वेश्चंस। अभी जो हम 20 क्वेश्चन ही कर रहे हैं सॉल्व। पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं टोटल, तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको। पेपर में कुल 250 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। और कुल कितने क्वेश्चंस आते हैं? 50 क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम सिर्फ 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं। 20 क्वेश्चंस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम के डेज पास नहीं आए अभी, क्योंकि आप बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा और आप इसे ईजिली सॉल्व कर पाएंगे।
प्लस आप अपने बोर्ड्स की भी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। जैसे ही टाइम आगे आता जाएगा मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी बढ़ाते जाऊंगी। 50 क्वेश्चंस तो आते हैं, तो हम 50 क्वेश्चन करेंगे, 30 क्वेश्चन भी कभी कभी करेंगे। तो मैं आगे इन क्वेश्चंस की लेंथ बढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 20 में से कितने ठीक गए, फिर आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं और आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये डेली सीरीज़ है, अगर आप इन्हें डेली सॉल्व करते हैं आप देखेंगे आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आज आपके 5 क्वेश्चन ठीक जाते हैं तो कल 10 क्वेश्चन ठीक जाएंगे, ठीक है। आप रीडिंग करेंगे तो आपको आप एनसीईआरटी के लाइनिंग के बीच में से क्वेश्चन बनाने के लिए एबल होते जाएंगे, ठीक है। तो ये था एमसीक्यूज़ पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी मैं आपको दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास अपकमिंग वीडियोज़ आती रहें एमसीक्यू की और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है।